द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। यार सुनो, इसने बोला कि दो वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट ले लो पहले, वो एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, उसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर बताओ। क्या बताओ उसके पैरेलल एक? आप पहले रिजल्टेंट निकाल लो, फिर उस रिजल्टेंट की ही डायरेक्शन निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यूनिट वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन बोलना या फिर यूनिट वेक्टर बोलना एक ही मतलब है। ठीक है, पहले काम करो, रिजल्टेंट लो पहले। रिजल्टेंट क्या आएगा बताइए आप? रिजल्टेंट क्या आएगा इसका? 4 और -3 कितना आएगा? 3i कैप। 3j कैप और 3j कैप कितना आएगा? 6j कैप। 6k कैप और -8k कैप क्या आएगा? ये क्या ले लिया आपने? रिजल्टेंट। अब इसका यूनिट वेक्टर बताना है। क्या बताना है इसका? यूनिट वेक्टर। इसी की डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन बताना या यूनिट वेक्टर बताना एक ही मतलब होता है। तो बताइए, अगर आपको ऐसा करना है तो आप लिखोगे आर कैप। आर कैप क्या होता है बताइए? आर वेक्टर बाय में उसका मॉड्यूलस। आर वेक्टर बाय में उसका मॉड्यूलस, ऐसा करना होता है ना? करो। आर वेक्टर क्या है यहाँ पे? 3i कैप प्लस 6j कैप -2k कैप डिवाइडेड बाय में इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताइए? 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या बन रहा है? रूट 49 बनेगा शायद। ये कितना बनेगा यहाँ पर? ये रूट 49 कितना होता है? 7 होता है। तो यानी कि दिस अपॉन में 7। ये ऑप्शन कौन सा मैच करेगा बताओ? ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। सर प्रूव करो इस बात का मैग्नीट्यूड इसका 1 है। सर हम कैसे मान लें कि इसका मैग्नीट्यूड? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड 1। मुझे तो ये बात पता है। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1। अगर आपसे पूछ ले कोई डिफाइन यूनिट वेक्टर, आप बोल देना सर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। तो सर एक बात बताओ, फिर ये यूनिट वेक्टर कैसे हुआ? हम कैसे मान ले? ये हो जाएगा। कैसे होगा सुना आप? देखो करते हैं इसको। ये यूनिट वेक्टर कैसे होगा? देखो ये कितना आंसर आया बताइए पहले तो? 3i कैप प्लस 6j कैप -2k कैप डिवाइडेड बाय में, यही है। इसको लिख सकते हो 3/7 i कैप प्लस का 6/7 j कैप माइनस का 2/7 k कैप, ऐसा लिख सकते हो इसको। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 3/7 का स्क्वायर प्लस में 6/7 का स्क्वायर प्लस का -2/7 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। सोल्व कर लो, कितना आता है इसको? सोल्व करो, 1 ही बनेगा। सोल्व करके देख लो। चलो समझ में आ रही बात? इसलिए यूनिट वेक्टर था। अब एक बच्चा बोलता है कि सर लेकिन इसने ये थोड़ा बोला कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसी की डायरेक्शन बताओ, उसी का यूनिट वेक्टर बताओ। इसमें तो ये बोला गया अगर उसके पैरेलल बताओ, एक और दूसरा बताओ जो उसके पैरेलल हो। तो आपने तो उसी का बता दिया। यार सुनो, इसके पैरेलल भी होगा ना तो उसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही लिखोगे आप। इसके पैरेलल भी होगा तो उसका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, डायरेक्शन तो उसकी भी यही होगी। फिर उसके पैरेलल भी आया और उसके ये कह दिया कि एक तो आपने चलो ये बताया यूनिट वेक्टर भी, इसके पैरेलल में एक और यूनिट वेक्टर है, कोई दूसरा है वो ये वाला वेक्टर नहीं है, कोई और वेक्टर है जो कि इसके पैरेलल में है। उसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे? उसका यूनिट वेक्टर भी यही आएगा। फिर समझ आ रही बात? क्योंकि वेक्टर को तो उसके पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट किया जा सकता है, बस घुमाना नहीं होता। रूल होता है ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। कंडीशन ये कि रोटेट नहीं करना। एक वेक्टर है, इसको ऐसे शिफ्ट, तो इसे वेक्टर चेंज नहीं होता। पैरेलली अगर इधर उधर मूव करवाओगे तो ये चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही आपको? तो इसका आंसर यही आएगा। ये कोई डाउट है किसी के मन में? डायरेक्शन को ही यूनिट वेक्टर बोलते हैं, इसलिए निकालिए डायरेक्शन। इसका क्वेश्चन है कि डायरेक्शन कैसे निकालनी है, वो इसलिए निकालिए डायरेक्शन क्योंकि डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना? इस बात को दिमाग में बिठाने के लिए कई सारी बातें बिना क्वेश्चंस के फिजिक्स में, और टीचर कितना भी बोर्ड पे जोर लगाता है दिमाग में नहीं बैठती, वो बातें क्वेश्चंस के थ्रू ही बैठती हैं। समझ में आ रही है बात आपको? इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। जैसे कि मान लो आपको चेस खेलना है, लूडो खेलना है। मान लो आप चेस तो खेल के देखो ही ना,
मैं आपको रूल सिखाता रहूँ, यहाँ पे लेक्चर देता रहूँ चेस के ऊपर। यहाँ पे रोज मैंने 1 घंटा क्लास लगाई चेस के ऊपर, ऐसे गेम खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं। क्या कभी आप अच्छे प्लेयर बन जाओगे? नहीं बनोगे ना। कैसे प्लेयर बनोगे बताओ? खुद खेल खेल के देखोगे ना। जितनी ज़्यादा बार मैच लगाओगे आप किसी के साथ, उतनी ज़्यादा एक्सपर्ट बनोगे। तो यहाँ पर भी मैच लगाने का तो सर फिजिक्स में भी मैच लगाएं सर, ये मैच ही है। इसके अंदर भी डीपीपी ज़्यादा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है ना, वो उतना ही आगे, उतना ही ज़्यादा एक्सपर्ट होगा। एक्चुअल में सिलेक्शन में ना 3 चीज़ें मैटर करती हैं बस। वो 3 चीज़ें जिसकी सबसे बेस्ट होंगी ना, वही आगे निकलेगा। सबसे ज़्यादा नॉलेज वाला आगे सिलेक्शन नहीं लेता, आपको पता है। उसकी तो 10,000 में 20,000 में रैंक आती है, जिसको सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, वो पेपर में कर तो नहीं पाता उसको। देखो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपका जो है ना, सबसे पहला जो रोल है, बेस किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? बेस स्ट्रॉन्ग। रट्टा तो नहीं मार रखा फॉर्मूला, कई सारे बच्चे रट्टा मारते हैं, बस याद कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, मतलब समझ नहीं आया होता उनको। बेस स्ट्रॉन्ग किसका ज़्यादा है, ठीक है ना। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किसकी ज़्यादा है? क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब किसने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको होल्ड करके एग्जाम तक कौन लेके जा रहा है। होल्डिंग पावर मतलब यानी कि होल्ड ये नहीं हो पाती भाई रे, ठीक है ना। होल्डिंग पावर का मतलब ये होता है कि बच्चा कहता है 2 साल में मैंने बहुत क्वेश्चन सोल्व किए, मैंने हज़ारों क्वेश्चन सोल्व किए, मैंने यहाँ से किए, मैंने वहाँ से किए। पेपर में जाके उसको रिवाइज कौन करे आखिरी के 10 दिन में? सारा का सारा आखिरी के 10 दिन में वो जो किया हुआ है उसी में से क्वेश्चन आएगा, और आपको फिर तो तुरंत हो जाना चाहिए ना वो क्वेश्चन। वो नहीं हो पाता, अरे किया था याद नहीं है, बस वो फॉर्मूला भूल गया, दिमाग से स्लिप होगा, क्या करूँ मैं। ये होता है चक्कर। होल्डिंग पावर सबसे, क्योंकि ये सिलेबस बहुत लेंथी है। 10th का सिलेबस क्या होता है कि 4 बार हो जाता है। नहीं समझ आया, क्लास में छुट्टी मार ली, कोई दिक्कत नहीं, एक बार अप्रैल मई जून में हो जाएगा। नहीं क्लास समझ नहीं आया, शुरू में जोश में पढ़ाई नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर में दोबारा फिर हो जाएगा। फिर नहीं पढ़ा, सितंबर अक्टूबर नवंबर में फिर से हो जाएगा, अरे फिर भी नहीं पढ़ा। नवंबर दिसंबर जनवरी में हो जाएगा, अरे फिर भी नहीं पढ़ा। अरे पेपर बोर्ड सिर पे है, मार्च में पेपर है, 1 महीना ट्यूशन रखेगा, ट्यूशन वाला टीचर सारे करा देगा दोबारा से। पेपर सिर पे फिर हो जाएगा, फिर आ जाएंगे 95%। फिर हवा में बचा रहता, अपन तो आखिरी के 1 महीने पढ़े तो 95% आ गए, अपन ऐसे ही 11th में कर लेंगे, 12th में कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। 11th 12th में बार बार करने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसा थोड़ा ना इसमें एक बार कर लिया फिर पढ़ा, ऐसा थोड़ा ना इसमें फिर कुछ नहीं है, एक ही बार हो पाता है सिलेबस, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा है। अब उसमें क्वेश्चन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, हजारों लाखों क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब लाखों तो नहीं होंगे यार, लाखों ज़्यादा बोल दिया जोश में आगे। सुना, कहने का मतलब हजारों हो जाएंगे, हजारों हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट के 10,000 तो टोटल 30,000 हुए उस हिसाब से भी 30,000 हो गए। उन 30,000 क्वेश्चन को होल्ड करके लेके जा पाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। जिसकी ये तीनों चीजें ज्यादा, ठीक है ना, वही सिलेक्शन होगा यार, सिलेक्शन तो वही लेगा, ठीक है ना। फिर लास्ट में वो कुछ नहीं होता, ये टाइम मैनेजमेंट, ये वो स्पीड बढ़ाना, ये सब तो आखिरी में सीख जाता है बच्चा, आखिरी के 15-20 दिनों महीने में भी सीख जाता है, वो कोई बड़ा काम नहीं होता, ठीक है ना। कई पहले ही टाइम मैनेजमेंट सीखना शुरू कर देते, तीनों ही नहीं आते होते ये, ठीक है। मैंने तो सर आकाश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, टाइम मैनेजमेंट सीखना था अपने को, या तक कुछ नहीं, इन तीनों में से एक अक्षर नहीं आता, ठीक है ना। कह रहा मैं टाइम मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, जो आखिरी के 15 दिन का काम है, और वो भी 2 साल बाद। वो पहले ही सीखना शुरू कर देता, ना बेस स्ट्रॉन्ग है, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी, ना वो होल्डिंग कुछ है, कुछ जो पढ़ा रखा है उनमें कुछ आता ही नहीं, टीचरों का पढ़ाया हुआ, टाइम मैनेजमेंट सीख रहा है। समझ में आ रही होगी बात आपको। ये सब करें कैसे? अब ये सब करें कैसे? देखो बेस स्ट्रॉन्ग तो सीधी सी बात यही है कि आपने मतलब जो है ना, जो टीचर्स ने एक वर्ड बोला उसको ध्यान से लिखो, पहले रफ में लिखो, घर जाके सोचो, एनालाइज करो बार बार। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ये डीटीएस दे ही रहे हैं आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं ये, ठीक है ना। ये डीटीएस ना दे रखे होते, मतलब हम कोई डीपीपी ना दे रहे होते आपको, डीटीएस ना दे रहे होते तो कोई बुक बताते फिर आपको, आप उस बुक पे लग जाओ फिर तो, ठीक है ना, उससे हो जाएगा, ठीक है ना। ना तो बुक करो, ना तो अगर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल दे रहा है तो वो करो, वो नहीं दे रहा है तो फिर आप बुक करो, वो बुक जरूर रिकमेंड करेगा। तीसरी बात, होल्डिंग पावर, उसको बार बार रिवाइज करो, उसकी बार बार रिवीजन करो आप खुद ही, ठीक है ना। बार बार पिछला ना उसको कंट्रोल में रखो, ऐसा नहीं कि साथ भूलते जा रहे हो। आप हर रोज 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पिछला रिवाइज करो, ठीक है ना। ये तीनों चीजें देखो, रिवीजन बार बार टीचर नहीं बोलेगा रिवाइज कर लो बोल देगा बस, ज़्यादा रिवीजन बच्चा नहीं करता, नई नई चीज़ों के चक्करों में पड़ा रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने तो डीटीएस डीपीपी पकड़ा दी, फॉर्मेलिटी करके आगे घर से लो जी डीपीपी चेक कर लो, फॉर्मेलिटी कर ली बस। डीपीपी 15 मिनट में भी सोल्व हो सकती है। किसी बच्चे ने क्या किया कि मतलब जो है वो किसी दूसरे की कॉपी देख के चेक मारी, या ऐसे ही कर दिया, मतलब जो है काम चलाओ सा काम कर दिया, तो 15 मिनट में भी डीपीपी हो जाएगी।
डीपीपी को ढंग से करो, डीटीएस को करो, उसको सोल्व करके देखो, उसको पेस्ट करो, ठीक है ना, ये भी हो जाए तो फिर और मेरे पास आओगी सर मैंने जितने आपने क्वेश्चन दिए सारे कर लिए सर, मेरे पास टाइम है, कुछ और क्वेश्चन दो मुझे, तो मैं आपको पर्सनली कुछ क्वेश्चन दूंगा, पहले उसी में से पूछ के भी देखूंगा, ठीक है ना, कुछ किया है कि नहीं किया, कहीं ऐसे ही उठ के आ जाओ कि सर सारा कुछ कर लिया मैंने और कुछ नए क्वेश्चन दो मेरे को, आगे बोलो, मैं पहले पूछ के देख लूंगा, पता चले उसमें से आता है ना हो नए देखते हैं सर क्या क्वेश्चन देते हैं, एक बार चेक तो करें, ऐसे आते हैं आधे बच्चे। तो कहने का मतलब आप डीपीपी करो, डीटीएस करो, ये हो गए, तो फिर आप मेरे से नए क्वेश्चन मतलब लेने के लिए आओ, मैं करवाऊंगा फिर आपको। अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, बेस स्ट्रॉन्ग तो एक ही चीज से होगा यार, बेस स्ट्रॉन्ग कोई किताब नहीं कर सकती, बेस स्ट्रॉन्ग यूट्यूब नहीं कर सकता, बेस स्ट्रॉन्ग कोई ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकती, बेस स्ट्रॉन्ग तो एक ही तरीके से होगा, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, उस टीचर के एक एक शब्द को आप एक अमृत की तरह, एक मतलब मोती की तरह मानो, आप एक एक वर्ड को, उनके बोले हुए एक एक वर्ड को इतना ज्यादा मतलब जो है कहीं पढ़ रहे हो चाहे, ठीक है ना। तो बेस स्ट्रॉन्ग तो उसी से होगा, क्वेश्चन ना कोई बुक भी नहीं करेगी, आज जो टीचर ने बोर्ड पे लिखवा दिया वो कॉपी के अंदर लिखना आपको, ठीक है ना, और वो कॉपी के अंदर आता होना चाहिए आपको, बिल्कुल नहीं उसके पीछे पड़े रहो, ठीक है ना। एक आधे बच्चे डीपली समझे बिना हटते ही नहीं है, सोचते ही रहते हैं उसको, ठीक है ना, वो चीज़ जरूरी है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है।